हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहज़िबा खान और आप देख रहे हैं स्टडीज स्पार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कशन कर रहे थे वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में। आज की इस क्लास में हम जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने स्मोक के बारे में यानी कि धूम कोहरा क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया था। तो धूम कोहरा जो होता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता था, जिसमें से एक था स्मोक यानी कि धुआं और दूसरा था फॉग यानी कि कोहरा। इनको मिला करके स्मोक बन जाता था जिसको धूम कोहरा बोला जाता था। धुएं में क्या होता है, तो धुएं में N2 के ऑक्साइड होते हैं यानी नाइट्रोजन गैस जो होती है उसके ऑक्साइड होते हैं। किसके अंदर होते हैं, तो स्मोक यानी कि धुएं के अंदर होते हैं, जो अन्य प्रदूषकों और कोहरे के साथ मिलकर धूम कोहरा बना लेते हैं। ठीक है, धूम कोहरा कैसे बनता है, तो धुएं के अंदर क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन गैस के ऑक्साइड होते हैं जो कि अन्य प्रदूषकों और कोहरे के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, धूम कोहरा बना लेते हैं। धूम कोहरे के कारण बच्चों में अस्थमा जैसी बीमारियां आ जाती हैं, यानी कि ये भी एक तरीके का आपका एयर पॉल्यूशन है। धूम कोहरा एक एयर पॉल्यूशन है जिसको स्मोक बोला जा रहा है, जो कि आपका धुआं और कोहरे से मिलकर के बना इसलिए है क्योंकि धुएं में नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन जो होती है वो उसके साथ मिल करके या क्रिया करके रिएक्शन करके धूम कोहरा बना रही थी। इनके कारण से बीमारियां हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है, खांसी और सांस लेने में जो होती है आपकी वीजिंग जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं, तो ऑफ कोर्स SO2 निकलती है व NO2। SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये भी एयर पॉल्यूशन का कारण है, बिल्कुल है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग जब की जाती है, क्योंकि जब पेट्रोल निकाला जाता है तो पेट्रोल पूरी शुद्ध तरीके से उसका शुद्धिकरण उसका जो है प्योरिफिकेशन किया जाता है, शुद्धिकरण भी बोल सकते हैं आप। चलें, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती हैं ये भी एयर पॉल्यूशन का कारण होती हैं, क्योंकि ये पेट्रोलियम रिफाइनिंग से प्राप्त होती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है क्या करती है, बिजली संयंत्रों में कोयले जैसे ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। ये क्या करती है, कोयले जैसे जिस तरीके से ईंधन जलाते हैं, कोयला एक ईंधन है, उसको जला करके जिस तरीके से उत्पन्न होता है, किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो कोयले जैसे ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड को तो हमने प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया था। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार गैस थी है। ठीक है, SO2 जो थी श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न करती है, जिससे फेफड़ों में स्थायी क्षति भी हो सकती है, यानी कि परमानेंटली आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस कितनी ज़्यादा हानिकारक है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, जो भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। अब यह आ गया वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन से बचने की रोकथाम क्या है, कैसे बचा जा सकता है, तो सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग बढ़ाना। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या करती है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा क्या करती है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, CNG तथा LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का प्रयोग करना चाहिए। CNG क्या होती है, कार वगैरह में, व्हीकल वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और ये जो LPG है, LPG किस में होती है, ये पेट्रोलियम गैस थी और ये किसके अंदर पाई जाती है, सिलेंडर जो हम घरों में ईंधन के रूप में अपने घरों में जो गैस के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर LPG होती है। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। अब यहाँ पर बात की जा रही है वायु प्रदूषण और इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने से उन्हें इसे रोकने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरीके से भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, लोगों में जागरूकता भी फैलानी चाहिए, बिल्कुल फैलानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से भी वायु प्रदूषण जो है आपका नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में हर साल जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। इस वन महोत्सव का क्या मतलब है, अब भारत में हर साल जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। वन महोत्सव है क्या, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं और बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि वृक्षारोपण किया जाता है, वही वन महोत्सव के अंतर्गत आपका आ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों के आसपास भी लगाए जाते हैं। सूखी पत्तियाँ और अन्य जैविक पदार्थों को जलाने के बजाय उन्हें खाद में डाल देना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनमें आग लगाई जाएगी
तो उस तरीके से उसमें से धुआं निकलेगा, धुएं निकले से फिर वहाँ पर आपका फिर से जो है वहाँ पर स्मोक बन जाएगा, यानी एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण से हो सकते हैं, बहुत सारी गैसें निकल सकती हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, यानी कि सूखी पत्तियों और अन्य जैविक पदार्थ हैं जो भी आपके, उनको जलाना नहीं चाहिए बल्कि उनको खाद बनाना चाहिए। खाद से इससे फ़ायदा होगा, प्लांट्स वगैरह में भी अगर डाल दो, सूखे पौधे आपने देखा होगा आपके घरों में भी प्लांट वगैरह होते होंगे, तो वो जो प्लांट होते हैं उनकी पत्तियाँ जब सूख कर झड़ के गिर जाती हैं, तो अगर उनको उसी गमले में डाल दिया जाए ना खाद के रूप में, तो वो खाद के रूप में काम आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, खाना पकाने के लिए कोयला या लकड़ी जलाने के बजाय गैस स्टोव का उपयोग करना चाहिए। ऑफ कोर्स अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमने स्वच्छ ईंधनों का यानी कि एलपीजी, सीएनजी इनके बारे में पढ़ा था। हम अपने घरों में मोस्टली यहाँ पर एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोयला और लकड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस तरीके से भी खाना बनाते हैं, लेकिन उससे एयर पॉल्यूशन जो होते हैं वो बढ़ जाता है। सड़क पर वाहनों की संख्या और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों का साझा करना या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना। अब यहाँ पर क्या करना है, वाहनों की संख्या कम होगी, वाहनों की संख्या कम होगी तो जो वहाँ पर प्रदूषण हो रहा था, वाहनों से प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वायु प्रदूषण को कम करना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए, यानी कि मेट्रो वगैरह का, बस वगैरह का, आपका इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि एक साथ कई सारे लोग एक जगह पर पहुंच सकते हैं, तो एक एक पर्टिकुलर इंसान की एक पर्सनल नहीं होनी चाहिए, तो उससे भी एयर पॉल्यूशन जो है रोका जा सकता है। एड्स आ जाते हैं, घर और अन्य इमारतों के लिए पर्यावरण के अनुकूल पेंट और सफाई उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहिए, जल विद्युत का उपयोग करना चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। हम ऊपर भी पढ़ चुके थे। अब हम यहाँ पर जान लेते हैं जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन क्या है, वह पदार्थ जो जल को प्रदूषित कर देते हैं वे जल प्रदूषक कहलाते हैं, यानी कि वाटर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जल को प्रदूषित, जो हवा को प्रदूषित कर दें, यानी हवा को गंदा कर दें या खराब कर दें, वो आपके वायु प्रदूषक कहलाते हैं, और जल को जो खराब कर दें या प्रदूषित कर दें वो जल प्रदूषक कहलाते हैं। तो सीवेज, जल प्रदूषक कौन है, एक यहाँ पर नाम आ जाता है सीवेज। अब सीवेज क्या होता है, तो सीवेज जो होता है घरों और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी। अब इस गंदे पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है, घरों से निकलने वाला मल हो सकता है, घरों से निकलने वाला गंदा पानी हो सकता है, कपड़े धोते हैं, कपड़ों में क्या होता है डिटर्जेंट होता है, वो भी आपका सीवेज के अंतर्गत आ गया। खाना बना रहे हैं, कोई खाना खराब हो गया तो उसको फेंक दिया, जल में मिला देते हैं ना, वो सब सीवेज के अंतर्गत ही आपका आ जाता है। कृषि, रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट जल के कुछ प्रमुख प्रदूषक हैं। ना केवल घरों से निकलता है बल्कि कारखानों के भी कुछ अपशिष्ट होते हैं, कारखानों के अपशिष्ट भी सीवेज के अंतर्गत ही आ जाते हैं। सीवेज जो होता है, फिर इस सीवेज को कहाँ डाला जाता है, जलाशयों में डाला जाता है। जलाशयों में क्या किया जाता है, नदी आ जाती है, तालाब आ जाता है, तालाब और नदियों में डाला जाता है इनको। फिर उससे क्या होता है, जल दूषित हो जाता है और जल में रहने वाले जीवों का जो जीवन है वो भी संकट में आ जाता है। जल प्रदूषित कैसे होता है, जल प्रदूषित कैसे होता है ये हमारे मन में आ जाता है। अब सबसे पहले गंगा से स्टार्ट करते हैं। गंगा एक नदी है भारत में, आप जानते ही होंगे। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, बिल्कुल है। ये उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत के कई कस्बों, शहरों और गांवों से होकर बहती है, और इन जगहों पर जो रहने वाले लोग हैं ना, वो घरों से निकलने वाले जो भी उनके घरों से अपशिष्ट निकल रहा है, भले ही वो खाना है खराब हो गया है, वो है मल वगैरह है, अपशिष्ट है, कुछ भी है, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर है जो कि आपका कपड़े धोने पर पानी में जाए तो वो भी आपका सीवेज के अंतर्गत, मतलब जो भी सीवेज है वो उसको नदी में प्रवाहित कर देते हैं। अब इस नदी में, गंगा नदी में उसको प्रवाहित कर दिया तो इससे क्या हुआ, वाटर पॉल्यूशन हुआ। जल जो है, नदी का जो जल है वो गंदा हो गया, खराब हो गया, उसे क्या बोल दिया गया कि हाँ यहाँ पर आपका जल प्रदूषण हो गया। क्योंकि जिस जगहों से ये बह रही है, उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत के कई कस्बों और शहरों गांवों से होकर के बह रही है, तो वहां पर के लोग ये करते हैं। इस कारण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, उसको प्रदूषित कर दिया गया मनुष्य के द्वारा, मनुष्य ही खराब करने पे लगा हुआ है। लेकिन ये पाया गया कि WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार गंगा को दुनिया की 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक करार दे दिया गया है, यानी कि दुनिया की, ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप सोच लें कि गंगा में किस कदर तक पॉल्यूशन जो है वो फैलाया जा चुका है, पॉल्यूशन
ज़्यादा हो चुका है, कितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन गंगा नदी में हो चुका है। गंगा नदी जो कि भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, और गंगा की दुनिया को 10 संकट, अब पूरी विश्व की बात हो रही है, उसमें से 10 में से एक का नाम है गंगा। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषण के कारण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। नदी को कई स्थानों पर मृत घोषित गया है, इस पॉइंट को नोट करिए। नदी को, गंगा नदी को कई स्थानों पर मृत भी घोषित कर दिया गया है। अब ये मृत घोषित करने से क्या मतलब है, क्योंकि कई जगहों पर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है कि वहां पर जलीय जीव मर गए हैं, और मरने के साथ साथ वहां पर कोई जलीय जीवन संभव भी नहीं है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है। इसीलिए गंगा नदी को कई स्थानों पर मृत भी घोषित कर दिया गया है। अब गंगा नदी को बचाने के लिए भी कई तरह की योजनाएं निकाली गई हैं, जिसमें से एक है आपकी गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान। तो देखते हैं गवर्नमेंट ने इसके लिए कौन सा एक्शन लिया। तो नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई, जिसे गंगा एक्शन प्लान कहा जाता है। 1985 में शुरू की गई थी, ठीक है। 1985 में एक गंगा कार्य परियोजना या गंगा एक्शन प्लान परियोजना स्टार्ट की गई थी। ये किस लिए की गई थी, तो गंगा नदी में जो प्रदूषण फैल रहा था उसके रोकथाम के लिए, गंगा नदी के बचाव के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका लक्ष्य था नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करना, यानी कि गंगा नदी में जो प्रदूषण हो रहा है उसके स्तर को कम करना इस योजना का, गंगा कार्य परियोजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था, ठीक है। हालांकि बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण में इस नदी को पहले ही इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। अब भारत सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नाम से भी एक नई पहल शुरू की है, यानी कि एक और परियोजना भी बनाई जा चुकी है, जो कि 2016 में भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन योजना, ठीक है। और ये गंगा नदी जो है इस कदर प्रदूषित हो चुकी है कि कई स्थानों पर इसको मृत भी घोषित कर दिया गया है, जहां पर कोई भी जलीय जीवन जो है संभव नहीं है। और बढ़ती आबादी और औद्योगिकीकरण, बिजनेस वगैरह से जो भी अपशिष्ट उसमें डाला गया, प्रदूषण फैलाया गया है, इस नदी को इतना नुकसान पहुंचा दिया गया है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। अब जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण से क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं हमारे जीवन पर और जलीय जीवन पर, पौधों पर, मिट्टी पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। तो जल प्रदूषण के बारे में यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। टेबल कुछ इस तरह से है, यहाँ पर लिखा है वाटर पॉल्यूशन सोर्सेज, जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, प्रदूषक कौन कौन से हैं। प्रदूषक क्या कहलाते हैं, जो प्रदूषण फैलाने का कारण है वही आपके पॉल्यूटेंट्स कहलाते थे, ऊपर भी हमने पढ़ा था। और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, यानी कि प्रभाव बनते हैं। सबसे पहले उद्योग की बात की जाती है, तो उद्योग में क्या किया जाता है, आपकी जो ऑयल रिफाइनरिंग है और कपड़े मिलें हैं, यानी कपड़े मिल्स, शुगर मिल्स हैं, पेपर फैक्ट्रीज हैं, कागज कारखाने और रासायनिक कारखाने यानी कि केमिकल फैक्ट्रीज हैं जितनी भी, उनमें से क्या क्या निकलता है, उनमें से कुछ ऐसे प्रदूषक निकलते हैं, आर्सेनिक निकलता है, लेड निकलता है और क्लोराइड्स निकलते हैं और गर्म पानी निकलता है। गर्म पानी क्या करता है, गर्म पानी जब गर्म पानी वहां से निकला वो पहुंचाया गया जलाशय में, तो वो क्या करेगा, जलाशय का या तालाब का या नदी का जो है तापमान इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। पौधों और जानवरों में विषाक्तता उत्पन्न करते हैं ये सब आर्सेनिक, लेड, क्लोराइड्स एंड गर्म पानी। मिट्टी को प्रभावित करते हैं और पौधों की वृद्धि में बाधा डालते हैं। बिल्कुल मिट्टी की अम्लता को बढ़ा देते हैं, मिट्टी की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, उसमें जो एसिड की मात्रा है उसको बढ़ा देते हैं। गर्म पानी जलाशयों के तापमान को बढ़ाता है और जलीय जीवों के जीवन को प्रभावित करता है। ऑफकोर्स जब जलाशयों का तापमान बढ़ जाएगा तो उसमें जल में, जलाशयों में जो जीव रह रहे हैं उनके जीवन भी संकट में पड़ जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं कीटनाशक और खरपतवार, पेस्टिसाइड्स एंड वेडिसाइड्स, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या कौन कौन से केमिकल होते हैं, जब हम खेतों वगैरह में डाला जाता है, जब कीटाणु हो जाते हैं, कीट आ जाते हैं, तो उनको यानी पेस्टिसाइड्स से बचने के लिए पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, कीटनाशक डाले जाते हैं, खरपतवार को
खरपतवार नाशक डाले जाते हैं खरपतवार को खत्म करने के लिए, तो उसमें केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स ही तो होते हैं। तो उसमें क्या होता है, तांबा यानी कि कॉपर होता है, आर्सेनिक होता है, सल्फाइड होता है, सीसा होता है यानी कि लेड होता है, क्लोरीन होती है, सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन भी होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन होती है, इनके नाम आप याद रख लीजिएगा। तालाबों और झीलों में शैवालों की वृद्धि होने से पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जलीय जीवों की मौत हो जाती है। ये सब आपको याद रखते चलना है, इन पर भी नजर डालिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ आ जाता है सीवेज के बारे में। अनुपचारित सीवेज या सीवेज भी बोला जा सकता है। यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि आपके घर से अपशिष्ट निकलता है, डिटर्जेंट होता है, इसके अंतर्गत आपका खाद्य अपशिष्ट होता है, जो सीवेज के बारे में बता चुकी है। इससे क्या क्या होता है, बीमारियां हो रही हैं, पीलिया हो रहा है, हैजा हो रहा है, टाइफाइड जैसी बीमारियां और वायरल संक्रमण पैदा करता है। तो इस तरीके से भी आपका जल प्रदूषण जो है फैलता है, और इसके कौन कौन से प्रदूषक हैं इनके बारे में भी हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया। अब यहाँ पर आ जाता है पोर्टेबल वाटर यानी कि पेयजल। तो पेयजल यानी कि पेय पानी, या जल को पानी भी बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप। तो वे पानी जो पीने के लिए उपयुक्त है उसे पेयजल कहा जाता है। ठीक है, पेय यानी कि पोर्टेबल वाटर किसे कहा जाता है, जो वो पानी जो कि पीने के योग्य है। ठीक है, अब यहाँ पर सुपोषण के बारे में आपको थोड़ा सा समझना है, यानी कि सुपोषण क्या है, यूट्रोफिकेशन क्या है। प्राकृतिक काल प्रभावन, नेचुरल एगिंग ऑफ लेक। ठीक है, पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम सांस कैसे लेते हैं। हम सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये बात तो सबको पता होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है वो एयर के अंदर मौजूद होती है, एयर में होती है, लेकिन जो जलीय जीव होते हैं वो जो है ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, वो इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व तरीके से होती है, यानी घुली हुई होती है, ऑक्सीजन जो होती है घुली हुई होती है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हम स्थल पर रहते हैं तो उसके मुकाबले जल में कम मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होती है, लेकिन अभी बात सिर्फ इतनी हो रही है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई रहती है, अर्थात वे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहलाती है, यानी कि घुलित ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए था। अब मान लिया ये है तालाब, ये कोई जलाशय है, तालाब है, रिवर है, कुछ भी है। ठीक है, आपने इसके अंदर जल है, और जल है, आप लोग लगातार इसमें, आप लोग या कोई भी इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर जो है लगातार डाल रहे हैं। वो उसके अंदर क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, सीवेज है, ऑफ कोर्स यही तो आपका जल प्रदूषण का कारण है। घर से निकलने वाला अपशिष्ट है, कल कारखाने से निकलने वाला अपशिष्ट है, ये कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर के अंतर्गत आता है। इसको जल में डाल दिया गया, इसको जल में डाला गया। ठीक है, अब ये आपने बहुत डाला। अब जल के अंदर एक बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, तो जल के अंदर जो बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, यानी कि जो जीवाणु उपस्थित होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन ऑर्गेनिक पदार्थों को, इन कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करना चाहेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। अब ये जो जल में उपस्थित बैक्टीरिया है, इन ऑर्गेनिक पदार्थों को अपघटित करने के लिए जल में उपस्थित ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे। जो जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जल में घुलित ऑक्सीजन है, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे। कौन करेंगे, ये बैक्टीरिया जो कि जल में उपस्थित हैं। किस लिए करेंगे, तो जो मनुष्य द्वारा अपशिष्ट यानी सीवेज डाला जा रहा है, कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डाला जा रहा है, उसको अपघटित करने के लिए, उसको डिकम्पोज करने के लिए ये उस जल में मौजूद घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, जिस कारण से जल में ऑक्सीजन की, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, घुली हुई मात्रा है ऑक्सीजन की, उसकी कमी होगी और जलीय जीवों की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, और जो शैवाल है यानी एल्गी है उससे बढ़ता इसमें भी संकट आ जाएगा, इसके होने में भी संकट आ जाएगा। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है, यही सुपोषण कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलाशय
पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाए। पोषक तत्व में कौन से पोषक तत्व? यही कार्बनिक पदार्थ जो कि अपशिष्ट हैं, जो कि डाले जा रहे हैं और जलीय पौधों के जीवन के विकास को प्रोत्साहित करें, जिसके कारण आमतौर पर घुलित ऑक्सीजन यानी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है जो कि जल में घुली रहती है उसकी कमी हो जाती है और ये सुपोषण कहलाता है। आई होप आपको सुपोषण अच्छे से समझ में आ गया। क्या था सुपोषण, मैं फिर से बता देती हूँ। मान लिया ये कोई तालाब था, तालाब के अंदर मनुष्य द्वारा डाला गया सीवेज जो कि कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता था। अब ये सीवेज बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पहुंच गया। जो जल में मौजूद बैक्टीरिया था उसने क्या किया, इसको अपघटित करना यानी कि डिकम्पोज करने का इस्तेमाल की डिकम्पोज करना शुरू किया। किसके द्वारा शुरू किया? तो ऑक्सीजन की उसको जरूरत पड़ी, उसने जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया। इतना इस्तेमाल किया कि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती चली गई, इतनी कम हो गई कि वहां पर उपस्थित जो जलीय जीव थे उनकी मृत्यु होना शुरू हो गई और शैवाल जो है वो बढ़ता चला गया। शैवाल यानी कि एल्गी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जलाशय पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है और जलीय पौधों के जीवन के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिसके कारण आमतौर पर यानी मेन बात ये थी घुलित ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है वही सुपोषण है। अब यहाँ पर पानी को शुद्ध कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है पानी को शुद्ध, देख लेते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए घरों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से आने वाले पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित किया जाता है और फिर उसे जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? घरों से जो गंदा पानी आ रहा है, उद्योगों और कारखानों वगैरह से आ रहा है अपशिष्ट गंदा पानी आ रहा है जिसमें अपशिष्ट हैं, अन्य स्रोतों से आने वाला जो भी पानी है तो उसको एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचार किया जाता है और फिर उसे जल निकायों में छोड़ा जाता है। पहले ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जल निकायों से आने वाले पानी को घरों और अन्य उद्योगों में जाने से पहले उपचारित किया जाता है। बिल्कुल, इसके अलावा क्या है, जल निकायों से आने वाले पानी को घरों और अन्य उद्योगों में जाने से पहले उपचारित किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये उपयोग के लिए उपयुक्त है या नहीं है। इसका मतलब ये है यानी कि घरों से और कारखानों वगैरह से जो पानी निकल रहा था उसको भी जलाशयों में यानी नदी में डालने से पहले भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा उपचारित किया जाए। यानी नदी और तालाब का पानी भी गंदा नहीं होना चाहिए। और जिन जलाशय और नदी के पानी का इस्तेमाल घरों में किया जा रहा है, कारखानों में पीने के लिए या किसी भी काम के लिए किया जा रहा है, उसको भी उपचारित किया जा रहा है। लेने से पहले घर में दोनों ही काम किए जा रहे हैं। अब पानी को पीने के लिए सुरक्षित कैसे बनाएं, यानी कि ये कौन कौन से तरीकों से पानी को पीने के लिए मतलब पेयजल बनाया जा सकता है। पेयजल क्या था? वही पानी जो पीने के योग्य होता है। तो आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये पानी से अशुद्धियां निकालने की एक भौतिक विधि है। कई घरों में वाटर प्यूरिफायर्स का यूज किया जाता है जो पानी को फिल्टर करके पानी पीने के लिए सुरक्षित बना देते हैं। आप लोगों के घरों में भी आरओ वगैरह फिल्टर वगैरह लगे हुए होंगे, वही उसी की बात की जा रही है। यहाँ पर बॉइलिंग की बात की जाती है यानी कि उबालना। तो ये पानी में उपस्थित कीटाणु यानी कि जर्म्स को मार देता है, खत्म कर देता है। जर्म्स खत्म हो जाएंगे, कीटाणु खत्म हो जाएंगे तो पानी ऑफ कोर्स पीने योग्य हो जाएगा। अब आ जाता है क्लोरीनीकरण यानी कि क्लोरीनेशन। ये क्या होता है? तो क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीन पानी के लिए एक प्राकृतिक सफाई एजेंट है जो इसे पीने के लिए उपयुक्त बनाता है। अक्सर पानी से अशुद्धियां दूर करने के लिए इसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं। यानी कि पानी की अशुद्धियां दूर करने के लिए अगर उसमें क्लोरीन की गोलियां डाली जाएंगी जो कि एक प्राकृतिक सफाई एजेंट के तरह काम कर रही है तो भी पानी को जो है शुद्ध किया जा सकता है। अब जान लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है आपका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी ये होता क्या है? तो जलाशयों में मौजूद पदार्थों को अपघटित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ऑक्सीजन जलाशयों में, अभी हमने सुपोषण के बारे में पढ़ा, हमने उसमें यही तो पढ़ा था
कि जलाशयों में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया जो हम अपशिष्ट डाला जा रहा है उसको खत्म करने के लिए या अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन का, डिजॉल्व ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे थे। तो जलाशयों में मौजूद पदार्थों को अपघटित करने के लिए प्रयोग किया गया ऑक्सीजन जीवाणुओं द्वारा ही तो हो जाए, जीवाणुओं द्वारा प्रयोग किया गया ऑक्सीजन बीओडी के अंतर्गत आता है। इसको और पढ़ लेते हैं। जब जलाशयों में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तब उसमें उपस्थित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ये ऊपर हमने अच्छा खासा समझा है कि जब जलाशयों में ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सीवेज वगैरह डाला जाएगा तो वहां पर कैसे कम हो जाएगी घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है उस सीवेज को अपघटित करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, जिस कारण से जल में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी और बीओडी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी नीड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। बैक्टीरिया द्वारा यूज किए जाने वाला ऑक्सीजन है और ये अगर पॉल्यूशन ज्यादा तो आपका बीओडी भी ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना है, पॉल्यूशन ज्यादा तो बीओडी भी ज्यादा होगा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट सेक्शन में आकर जरूर मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, समझ में आया। एंड आपको ये बता दें कि केमिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। इंशाल्लाह कल आपको फिजिक्स की पहली वीडियो देखने को जरूर मिलेगी। बायोलॉजी की क्लासेस आपको साथ में करते चलना है, क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसीलिए आपको करते चलना है, रिवीजन आपको करते चलना है। क्योंकि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आपको पेपर के टाइम पर, एग्जाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चीज़ें जो हैं याद नहीं हो पाती हैं इतनी जल्दी, और जिन लोग का माइंड शार्प है वो याद भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे लेकर के चलेंगे तो इतना ज़्यादा बर्डन एग्जाम टाइम में आप लोगों के ऊपर नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।